हाल चाल मस्त, तबीयत ठीक, दिमाग फ्रेश। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपने पेपर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के न्यूली एडेड एमसीक्यूज को। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, एमसीक्यू बैंक, बिट क्वेश्चंस और भी जितने एमसीक्यूज जैसे कि पास्ट ईयर के मॉडल क्वेश्चन पेपर के सारे एमसीक्यूज को कंपाइल करके मैंने एक वीडियो में सॉल्व करा दिया था। सीएमए इंटर मैनेजमेंट अकाउंटिंग फुल एमसीक्यू कवरेज। अगर आप इस वीडियो को रेफर करेंगे तो अभी तक इन 100 एमसीक्यूज के अलावा जितने भी एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए उनको मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में सॉल्व करा दिया है। आज हम बात करने वाले हैं अपने उन 100 एमसीक्यूज को जो कि इंस्टीट्यूट ने अभी न्यू एकदम फ्रेशली ऐड किए अपने एमसीक्यू बैंक में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एमसीक्यू बैंक इंस्टॉल कर लिया हमने। अब हम चेक करते हैं कि जो पुराना एमसीक्यू बैंक था उसमें कहां तक आ चुका है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 203 टू इन्वेस्टमेंट्स हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। यहां तक ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया है जो कि हमारे जून 25 के एमसीक्यू बैंक में ऑलरेडी था। अब इसके ऑनवर्ड जो भी नए क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 203 एग्जैक्ट नंबर और क्वेश्चन दोनों मैच हो गया। मतलब 203 तक तो एमसीक्यूज ऑलरेडी कवर्ड थे जून 25 में। अब दिसंबर 25 में यहां से 204 से नए क्वेश्चंस आए हैं। ये ओल्ड एमसीक्यू बैंक यहां तक कवर्ड है। इसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अब हम करते हैं नए क्वेश्चन जो ऐड हुए 204 ऑनवर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फ्यूचर ओरिएंटेड, भैया बिल्कुल फ्यूचर ओरिएंटेड है। सब्जेक्टिव इन नेचर, बिल्कुल है। मैंडेटरी एज पर लॉ, ये कोई कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है एज पर लॉ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर, किन के लिए होता है? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, अपने इंटरनल वर्किंग्स के लिए बनाया जाता है ये। गवर्नमेंट अथॉरिटीज नहीं, एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स नहीं, इंटरनल मैनेजमेंट यस। अ की फीचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स रियल टाइम डेटा फॉर डिसीजंस, एकदम इंस्टेंट डिसीजंस के लिए डेटा देता है यस। फॉलोज गैप स्ट्रिक्टली नहीं। ऑडिटेड एनुअली नहीं, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। इज यूज्ड ओनली बाय एक्सटर्नल पार्टीज नहीं, इंटरनल के लिए होता है। द टेक्निक यूज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट्स विद प्लान्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल को प्लानिंग के साथ कंपेयर करना, वेरिएंस एनालिसिस। इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग द फर्स्ट स्टेप इज टू, फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले तो अपने आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज को, फिर कॉस्ट पूल्स खोजते हैं, फिर कॉस्ट ड्राइवर्स निकालते हैं, फिर एक्टिविटी पर कॉस्ट ड्राइवर निकालते हैं और फिर एक्सपेंसेस ढूंढ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा आइडेंटिफाई एक्टिविटीज। Which of the following is least suitable as cost driver under ABC? नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स बिल्कुल होता है, डायरेक्ट लेबर आवर्स होता है, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स होता है, टोटल फैक्ट्री स्क्वायर फुटेज, इससे अपने क्या निकालेंगे? ये कोई एक आइडियल कॉस्ट ड्राइवर नहीं है। अ कंपनी हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग ओवरहेड कॉस्ट पूल्स एंड कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर प्रोडक्ट। सेटअप कॉस्ट पूल 2 लाख रुपीज, कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ सेटअप्स 2500, तो एक्टिविटी पर कॉस्ट ड्राइवर आपको निकल जाएगी। 2 लाख रुपीज आपने खर्च किए हैं और 2500 सेटअप है, तो पर सेटअप कॉस्ट क्या आने वाला है? 80 रुपीज। इंस्पेक्शन कॉस्ट पूल है 1 लाख, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 50,000, तो पर इंस्पेक्शन की कॉस्ट आई 2 रुपीज। प्रोडक्ट एक्स हैज 200 सेटअप्स, 200 सेटअप्स के लिए 200 इंटू 80 और साथ ही साथ 4000 इंस्पेक्शन, हर इंस्पेक्शन का 2 रुपए, 4000 इंटू 2 16,000 8,000, यह आ गया हमारा 24,000। क्लियर है? अ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 5 मशीन आवर्स, द मशीन आवर एक्टिविटी पूल हैज 3 लाख बजटेड कॉस्ट एंड 15,000 मशीन आवर्स। बजटेड कॉस्ट है 3 लाख रुपीज, बजटेड मशीन आवर्स है 15,000, तो कॉस्ट पर मशीन आवर निकल जाएगी। 3 लाख रुपीज आपकी टोटल कॉस्ट, 15,000 बजटेड आवर्स, 3 लाख अपॉन 15,000, 20 रुपीज पर मशीन आवर। 3 लाख अपॉन 15,000, 20 रुपीज पर मशीन आवर। और आपके पास एक प्रोडक्ट में कितने मशीन आवर्स लग रहे हैं? 5 मशीन आवर्स, 5 से मल्टीप्लाई किया
100 आ गए, ये आंसर है हमारा। अ फर्म हैज टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट पुल इज 1,20,000। सब मिला के ऑर्डर प्रोसेसिंग में 1,20,000 लगता है ए और बी दोनों के लिए। द कॉस्ट ड्राइवर इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारा कॉस्ट ड्राइवर है। देर आर 2,000 ऑर्डर्स इन टोटल, ए के 600, बी के 1,400। टोटल 2,000 ऑर्डर आपने दिए, उसके लिए 1,20,000 लगा। 1,20,000 2,000 ऑर्डर्स के लिए लगा। तो ए के लिए अगर निकालना है तो 600 के साथ मल्टीप्लाई, बी के लिए 1,400 के साथ मल्टीप्लाई। अपने को निकालना है ओवरहेड असाइन टू बी, तो बी के हमने कितने ऑर्डर्स किए, 1,400 मल्टीप्लाइड बाई 1,400। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 1,400, 84,000 रुपीज हो गया। अ कंपनी करेंटली यूजेस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स एट 20 पर डायरेक्ट लेबर आर। अंडर एबीसी 2 कॉस्ट पूल्स आर आइडेंटिफाइड। 2 कॉस्ट पूल्स, एक सेटअप का है और नंबर ऑफ सेटअप्स है 500। तो कॉस्ट पर सेटअप मिलेगा 50,000 डिवाइड बाई 500, 100। कॉस्ट पर सेटअप 100 आ गया। मटेरियल हैंडलिंग 1 लाख, ड्राइवर नंबर पार्ट्स 2 लाख। कॉस्ट लगा है 1 लाख और ड्राइवर नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है, ड्राइवर जो है हमारा वो नंबर ऑफ पार्ट्स है, दैट इज 2 लाख। तो 1 लाख अपॉन 2 लाख। अब यहां पर ना हो सकता है कि आप इसको 2 ले लो, 0.5 की जगह 2 ले लो, क्योंकि हमारा ये जो ब्रेन है ना ये बहुत बदमाश है। ये डेसिमल को एडजस्ट नहीं करना चाहता है, डेसिमल को डाइजेस्ट ही नहीं करना चाहता है। बोलता है कि नहीं डेसिमल आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, 2 होगा, 0.5 नहीं होगा 2 होगा। बट करेक्ट क्या है कि 0.5 ही होगा। प्रोडक्ट वाई यूजेस 50 सेटअप्स, 50 सेटअप है तो सेटअप के लगने हैं 50 इंटू 100, 5,000 रुपए। और 4,000 पार्ट्स है, हर पार्ट का 0.5 लगता है। 4,000 इंटू 0.5 दैट इज 2,000। तो सब मिला के मेरे को लगना है 7,000। हो गया ये। अ कंपनी इनकर 60,000 एज फैसिलिटी सस्टेनिंग कॉस्ट विथ सपोर्ट ऑल प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता है। एंड एलोकेट्स इक्वली अक्रॉस 3 प्रोडक्ट्स, तीनों प्रोडक्ट में इक्वली एलोकेट किया जा रहा है XYZ में, मतलब XYZ तीनों को 20,000 मिला। X के 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, Y के 10,000, Z के 15,000। व्हाट इज द पर यूनिट शेयर ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट फॉर Z? Z को मिला कितना हिस्सा, 20,000। कितने यूनिट्स के लिए, 15,000 यूनिट्स के लिए। तो 1 यूनिट का निकल जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 15,000, 1.33। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ABC कंपेयर टू ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? ABC का क्या स्टेटमेंट सही है जब हम लोग ट्रेडिशनल से कंपेयर करते हैं? ABC टेंड्स टू अंडर कॉस्ट हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स एंड ओवर कॉस्ट लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। यस, जो हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स है उसमें एक्टिविटी ज़्यादा हुई है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको कॉस्ट कम मिलेगा। और जो हमारा लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स है उसको ओवर कॉस्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इन ABC फैसिलिटी सस्टेनिंग कॉस्ट्स, कॉस्ट दैट वैरी विथ एवरी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नहीं, कॉस्ट दैट सपोर्ट द एंटायर फैसिलिटी बट कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। हाँ, वैसे कॉस्ट जो कि पूरे फैसिलिटी मतलब पूरे फैक्ट्री में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही है सबको सपोर्ट कर रहे हैं, बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इतना लगा है, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इतना लगा है। दैट इज फैसिलिटी सस्टेनिंग कॉस्ट। अंडर ABC इफ एन एक्टिविटीज कॉस्ट इज 0, एक्टिविटी का कॉस्ट क्या है, 0, दैट इज नो कॉस्ट इनकर्ड, कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं है, तो उसका कॉस्ट ड्राइवर रेट भी 0 होगा। जब कोई कॉस्ट ही नहीं लगा तो कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या होगा, 0। इट्स कॉस्ट ड्राइवर रेट इज इनफाइनाइट, नहीं, इट्स कॉस्ट ड्राइवर रेट इज 0, 0 होना है। अ कॉस्ट पूल इन ABC रेफर्स टू, कॉस्ट पूल हम किसे कहते हैं, सारे खर्चों को इकट्ठा कर लो, एक एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी खर्चे उन सबको पहले इकट्ठा करो, दैट इज कॉस्ट पूल। जैसे अपने को दिखा था सेटअप कॉस्ट 1 लाख, तो टोटल सेटअप करने में 1 लाख रुपए का खर्च हुआ है, तो ये सेटअप कॉस्ट हमारा क्या है, कॉस्ट पूल। सेटअप करने में जितना खर्चा लगा सबको एक्यूमुलेट करो। अ ग्रुपिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ओनली, नहीं, अ सेट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, हाँ, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी का जितना भी कॉस्ट है सबको एक्यूमुलेट कर लिया, दैट इज कॉस्ट पूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, क्या मार्जिनल कॉस्टिंग का एक एजम्पशन नहीं है। कॉस्ट कैन बी सेपरेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स, कॉस्ट को तो सेपरेट कर ही सकते हैं, ये तो एजम्पशन है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द रिलेवेंट रेंज, ये भी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंजेस विथ वॉल्यूम,
ये कहाँ से हो गया भैया कि सेलिंग प्राइस आप 10,000 यूनिट बेच रहे हो तो अलग सेलिंग प्राइस, 20,000 बेच रहे हो तो अलग सेलिंग प्राइस? नहीं, जब तक बताएगा नहीं तब तक हम सेलिंग प्राइस को क्या मानते हैं? फिक्स्ड ही मानते हैं, चेंज नहीं करते हैं। व्हेन देयर आर नो इन्वेंट्रीज, कोई इन्वेंट्री नहीं है, तो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी सेम। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस किसके वजह से आता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से ही। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड वेरिएबल दोनों खर्चों को लेके क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल के हिसाब से वैल्यू करते हैं। तो स्टॉक वैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। तो जब कोई स्टॉक है ही नहीं तो प्रॉफिट में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, प्रॉफिट सेम होगा, प्रॉफिट सेम। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग गेट और ड्रॉप डिसीजंस। गेट और ड्रॉप का मतलब लेना है या छोड़ना है, ले ले या छोड़ दे। प्रीडोमिनेटली रिलाई ऑन, किस पे रिलाई करेगा? कंट्रीब्यूशन के ऊपर। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो ले लो, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है तो छोड़ दो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ कंप्लीट कॉस्टिंग सिस्टम, नहीं तो टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ओनली अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, हाँ ये तो सही है। मार्जिनल कॉस्टिंग ऑलवेज गिव्स हायर प्रॉफिट देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नहीं कोई जरूरी नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग नेवर कंसिडर्स फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं करता। नहीं, जब अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब तो फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करना ही पड़ेगा, यही सही है। व्हाट हैपेंस टू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस? अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो फिक्स्ड कॉस्ट को क्या होगा? पर यूनिट। सपोज करिए 1 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है, 1 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये तो 1 लाख ही रहने वाला है। अब आप नंबर ऑफ यूनिट्स चाहे 1000 बनाओ चाहे 2000, ये तो 1 लाख ही रहेगा। 1000 यूनिट्स बनाया तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आई? 10 रुपये। और वही जब 2000 बनाया तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आई? 5 रुपये। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगा, इट डिक्रीजेस। इफ द पीवी रेशियो इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू द ब्रेक इवन पॉइंट? कॉस्टिंग में ही बताया, अगर पीवी रेशियो बढ़ रहा है, पीवी रेशियो बढ़ रहा है मतलब कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो भैया हम ब्रेक इवन पे जल्दी पहुंचेंगे, मतलब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बढ़ गया ना, कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है मतलब मैं ब्रेक इवन पे जल्दी पहुंच जाऊंगा। ब्रेक इवन डिक्रीजेस। विच डिसीजन इज लीस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग? एक्सेप्टिंग अ स्पेशल ऑर्डर एट अ लोअर प्राइस, नहीं मार्जिनल कॉस्टिंग से ही तो निकालते हैं। मेक वर्सेस बाय ये भी करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स अंडर लिमिटेड कैपेसिटी, ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से ही करते हैं, रैंकिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म प्राइसिंग फॉर स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, यस लॉन्ग टर्म डिसीजंस हम कभी भी मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट को कंसीडर ही नहीं करता है, बट लॉन्ग टर्म में तो अपने को फिक्स कॉस्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। द डिफरेंस इन प्रॉफिट बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग अराइजेस ड्यू टू, किसके वजह से आता है? बताया था मैंने, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के डिफरेंस की वजह से आता है। डिफरेंट सेल्स लेवल्स नहीं, डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट नहीं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिफरेंस यस। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक को अपने कैसे वैल्यू करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे, और वही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों को कंसिडर करते हैं। फुल कॉस्ट डायरेक्ट प्लस वेरिएबल प्लस फिक्स, ना बाबा ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यस, वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू करते हैं। अ कंपनी इज ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी, अ स्पेशल ऑर्डर इज रिसीव फॉर 1000 यूनिट्स एट 120 ईच। एक कस्टमर आया बोला कि 1000 यूनिट्स चाहिए 120 रुपए पे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 90। हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्या देखेंगे कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है या नहीं? कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन तो आएगा भैया 30 रुपीज़, तो अपने एक्सेप्ट कर लेंगे, यस कंट्रीब्यूशन इज 30 पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव एक्सेप्ट करो, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है छोड़ दो, गेट और ड्रॉप। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है गेट, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है ड्रॉप, बस। A product yields a contribution of 60 per unit. A customer offers 500 per unit or 50 extra units. Variable cost है 440. Should the offer be accepted? 500 रुपए में खरीदना चाह रहा है कस्टमर, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 440। अगेन कंट्रीब्यूशन क्या है? पॉजिटिव, गेट। कंट्रीब्यूशन है 60 तो गेट करेंगे ना, यस कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज 50, वेरिएबल कॉस्ट है 50, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है 30, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा अपने को, टोटल कैपेसिटी मिल गई। देयर इज आइडल कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई है, मतलब मैं और चाहूँ तो और प्रोड्यूस कर सकता हूँ। व्हाट इज द ट्रांसफर प्राइस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग? ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए? जब मेरे पास कैपेसिटी है तो अपने मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दो, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पे,
क्योंकि आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है वो तो वैसे भी आएगा, कैपेसिटी आइडल रहेगी तो भी आएगा, कैपेसिटी आप यूटिलाइज करोगे तो भी आएगा। तो जब आइडल कैपेसिटी वाला सिचुएशन रहता है तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पे ही ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए अपना, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपीज़। खुद सोचिए ना, 30 रुपीज़ का जो भी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है और ये 30 रुपीज़ पर यूनिट, सपोज करते 30,000 टोटल होगा, हम 1000 यूनिट्स बना रहे होंगे, तो ये 30,000 तो तब भी लगेगा ना, मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ चाहे कम प्रोड्यूस करूँ, 30,000 तो जो लग रहा है वो लगेगा ही। तो ट्रांसफ़र प्राइस क्या होनी चाहिए, ट्रांसफ़र प्राइस के लिए तो फिक्स्ड कॉस्ट इररिलेवेंट है ना। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इररिलेवेंट, वो तो पहले भी लग रहा था अब भी लगेगा, तो जो रिलेवेंट कॉस्ट है उसी को हम निकालेंगे। रिलेवेंट कॉस्ट क्या है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट, उस पर ट्रांसफर प्राइस कर देंगे। अ डिवीजन कैन सेल इट्स प्रोडक्ट इन द ओपन मार्केट एट 100, बाजार में बेचने जाऊंगा तो 100 में बेच लूंगा। द वेरिएबल कॉस्ट इज 60, वेरिएबल कॉस्ट 60 है। व्हाट शुड बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इफ द डिवीजन इज एट फुल कैपेसिटी, अगर फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, कोई आइडल कैपेसिटी नहीं है, मतलब अगर मैं ट्रांसफ़र करूंगा तो मेरे को बाजार में कम बेचना पड़ेगा। सपोज करिए कि मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ और 100 रुपीज़ में मार्केट में बेच रहा हूँ। अब अगर मेरे को ट्रांसफ़र करना है तो मेरे को इसी 1000 यूनिट्स में से ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि मेरे पास कोई आइडल कैपेसिटी नहीं है, तो मैं अपना पोर्शन कट शॉर्ट करूँगा। तो मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस क्या होना चाहिए, मैं बाजार में 100 रुपये में तो बेच सकता हूँ, बाजार में 100 रुपये में बेच सकता हूँ, तो मैं 100 रुपये से कम में क्यों दूंगा, मेरे को तो 100 रुपये आ ही रहा है, तो मैं 100 रुपये में ही दूंगा। मिनिमम मेरा ट्रांसफर प्राइस 100 रुपये ही होना चाहिए। ए डिवीजन हैज़ 1000 यूनिट्स ऑफ आइडल कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी है तो हम वेरिएबल कॉस्ट पे दे देंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 45, इट कैन ट्रांसफर यूनिट्स टू अनदर डिवीजन और सेल एक्सटर्नली फॉर 60, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो तब आएगी ना जब कैपेसिटी हम यूटिलाइज कर रहे हो, कैपेसिटी तो आइडल है, आइडल है मतलब बाजार में कुछ बिक ही नहीं रहा है, कोई रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है, तो जब बाजार में कुछ जा नहीं रहा है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ से आएगी। आप खुद सोचिए, 1000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर भी लोगे तो बाजार में बेच नहीं सकते हो, तो उसका कोई रेवेन्यू आ रहा है जो आप छोड़ रहे हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन फोरगॉन, कुछ मैंने छोड़ा ही नहीं, ये तो वैसे भी आइडल पड़ा हुआ था ना, तो 0 रुपीज़ का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इफ द सेलिंग डिवीजन इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, सेलिंग डिवीजन फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है, एंड ट्रांसफर्स इंटरनली एट मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दे रहा है, तो भैया अगर आप फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करके मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। आप तो बाजार में बेच सकते थे ना ज़्यादा पैसे पर, बट आपने नहीं बेचा, आपकी गलती है। द लाइकली इम्पैक्ट इज, क्या होगा, डिवीजन अर्न्स प्रॉफिट नहीं, डिवीजन इनकर्स लॉस नहीं, डिवीजन लूजेज एक्सटर्नल कॉन्ट्रीब्यूशन, येस एक्सटर्नली सेल करके जो कंट्रीब्यूशन आता वो तो अब नहीं आएगा जब मैंने इंटरनली ट्रांसफ़र कर दिया है मार्जिनल कॉस्ट पे। मैं सपोज करते हैं ये 1000 यूनिट्स है, इसको मैं बाज़ार में आराम से बेच सकता हूँ 60 रुपीज़ में, वेरिएबल कॉस्ट है 40, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन आ रहा है 20 का पर यूनिट। अब मैंने इंटरनली ट्रांसफ़र कर दिया, इंटरनली ये 1000 यूनिट्स को ट्रांसफ़र कर दिया मार्जिनल कॉस्ट पे 40 पे, तो ये जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था ये तो नहीं आएगा ना, जो बाहर से आ रहा था वही है, डिवीजन लूजेज एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन, एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन जो आ रहा था वो अब नहीं आएगा। अब बाइंग डिवीजन इज ऑफर्ड अ कंपोनेंट इंटरनली एट 70, इंटरनली हमने ऑफर किया है 70 रुपीज़ में, एक्सटर्नल मार्केट प्राइस है 65 रुपीज़, शुड इट बाई इट इंटरनली इफ इंटरनल कॉस्ट इज 50, इंटरनल कॉस्ट से क्या मतलब है, वो तो हमें 70 में दे रहा है, बाजार से हम खरीदने जाएंगे तो 65 में मिल जाएगा। तो इंटरनल कॉस्ट क्या है, मेरे को क्या मतलब है, जब मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने मार्केट में जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ क्या सेलर से कि तुम्हारी कॉस्ट कितनी लगी थी, नहीं, वो तो जितने में देगा मेरे को लेना ही पड़ेगा। तो डिवीजन को इंटरनल 70 रुपीज़ में मिल रहा है, मार्केट से 65 में मिल रहा है, डिवीजन को क्या करना चाहिए, मार्केट से ले लेना चाहिए, जहाँ सस्ता मिल रहा है ले लो भैया 65 में। नो मार्केट प्राइस इज लोअर, तो अपने मार्केट प्राइस पे लेंगे। सेलिंग डिवीजन का वेरिएबल कॉस्ट है 35, एक्सटर्नल प्राइस है 50, इंटरनल ट्रांसफर प्राइस है 35। इफ 1000 यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड व्हाट इज द टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है 35, बाजार में कितने में बेच सकता हूँ 50 में, मतलब मेरे को पर यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है 15 रुपीज़, कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 15 रुपीज़। अब मैं अगर ट्रांसफ़र कर देता हूँ 35 में ही, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, तो वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफ़र करने से जो मेरा 15 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा था वो तो नहीं आएगा। अब जब 15 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा कितने यूनिट्स पे, 1000 यूनिट्स पे, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है 15,000।
ये 15,000 मैं कमा सकता था बट नहीं कमा पाया, क्यों? क्योंकि मैंने इंटरनली ट्रांसफर कर दिया मार्जिनल कॉस्ट पे। बाजार में बेचता तो 15 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन आता, 1000 यूनिट्स पे 15,000 रुपये बनते, बट मैंने इंटरनली ट्रांसफर कर दिया, ये मौका गवा दिया। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। A company has fixed cost of 50,000, variable cost of 20 per unit. Fixed cost of 50,000, variable cost of 20 per unit. Selling price है 50 per unit. What is break even sales? Break even sales क्या है? Break even sales का फॉर्मूला fixed cost by contribution per unit. Fixed cost है 50,000, contribution per unit. Selling price 50, variable cost 20, मतलब contribution 30 रुपीज़ का है। 50,000 upon 30, 1,666, यही हो जाएगा। इन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन, प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू, बहुत अच्छे से समझिएगा। सपोज करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट वो है ₹20 पर यूनिट, और यहां पे हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख, प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख। अब मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल किया तो वेरिएबल कॉस्ट 20 लगना है। एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेच के कितना आया? 20, और मार्जिनल रेवेन्यू एक यूनिट को उसमें बेच के कॉस्ट क्या लगा? 20। रेवेन्यू कितनी आई? रेवेन्यू भी 20 आई। ऑप्शन में तो यही बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। एक यूनिट को बेचने से जो कॉस्ट आ रहा है उतना ही रेवेन्यू है, तो कॉस्ट आया 20, रेवेन्यू भी 20, तो कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा? प्रॉफिट 0, मतलब मेरा प्रॉफिट तो 1 लाख ही है, मेरा प्रॉफिट तो उतना ही है। अब अगर जब MC इज इक्वल टू MR हो गया, दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ता गया है, मार्जिनल रेवेन्यू तक पहुंच गया है, मतलब जितना रेवेन्यू है वहां तक कॉस्ट पहुंच गया है, और अगर आगे जाऊंगा तो कॉस्ट अब बढ़ेगा। सपोज करिए कॉस्ट बढ़ गया। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है मेरा 21, मार्जिनल रेवेन्यू है 20, तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा अब 1 रुपए का। कॉस्ट आपका धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और बढ़ के वो रेवेन्यू तक पहुंच गया है, मतलब आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू तक पहुंच जाए। अब इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रॉफिट डिक्लाइन करना शुरू करेगा, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि इसके बाद अब क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू उतना ही है, कॉस्ट बढ़ेगा तो आप लॉस इनकर करना शुरू कर दोगे, तो प्रॉफिट कम होगा। तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन टू एक्सेप्ट अ स्पेशल ऑर्डर इन मार्जिनल कॉस्टिंग? स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करने का रीजन क्या होना चाहिए? बस कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो, इट रिजल्ट्स इन पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। यस। इन मेक और बाई डिसीजन यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग विच कॉस्ट इज ऑलवेज रेलेवेंट? कौन सा कॉस्ट है जो हर समय रेलेवेंट है? एलोकेटेड हेड ऑफिस एक्सपेंस, नहीं वो तो तब भी लग रहा है अब भी लगेगा। संक कॉस्ट ऑलरेडी लग चुका है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, हाँ जो भी मैं प्रोड्यूस करूंगा उसकी क्या कॉस्ट है वो तो लगेगा ही ना। सपोज करिए कि मैं अभी 1000 यूनिट्स बना रहा हूँ, मेरे को ऑर्डर मिला 200 यूनिट्स और बनाने का, तो जब 200 यूनिट्स बनाऊंगा तो उसको बनाने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगा, तो जो कॉस्ट लग रहा है दैट इज वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये मेरे लिए रेलेवेंट है। ए डिवीजन ट्रांसफर गुड्स इंटरनली एट मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट पे ही ट्रांसफर कर दे रहा है, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, तो व्हाट इज द की डिसएडवांटेज? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे रिकवर करेंगे? हम तो कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, कंट्रीब्यूशन में से ही फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन कमाएंगे ही नहीं तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे रिकवर होगा? नहीं हो पाएगा। ओवर स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन प्रॉफिट नहीं, अंडर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा रिकवर करना। क्यों? क्योंकि हम वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं। विच डिसीजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज मार्जिनल कॉस्टिंग? चूजिंग डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन में मार्जिनल कॉस्ट का क्या लेना देना? सेलेक्टिंग सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल, एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन अंडर कैपेसिटी, इवैल्यूएटिंग इंटरनल ऑडिट रिस्क। देखिए सप्लायर को सेलेक्ट करना है रॉ मटेरियल के लिए, तो ये हो सकता है एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन अंडर कैपेसिटी, कैपेसिटी के अंदर में एक प्रोडक्ट लाइन को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखेंगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि नहीं, जो प्रोडक्ट लाइन ऐड कर रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यही बेस्ट आंसर लग रहा है।
सप्लायर के केस में भी देख सकते हैं ना कि दो सप्लायर है, इस रेट पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो अपने को किस रेट पे सस्ता पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ये है कि नई प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। प्रोडक्ट लाइन ऐड किया, देखा कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है कि नहीं पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स ट्रांसफर प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइस के बराबर है, द ट्रांसफरिंग डिवीजन विल लाइकली, जो ट्रांसफर कर रहा है डिवीजन उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होना है। आप खुद सोचिए ना, आप 35 में बनाते हो, 35 में ट्रांसफर करते रहो, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है आपको। मेक एक्सेस प्रॉफिट कहाँ से? नहीं। ब्रेक इवन? नहीं। सो जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन? नहीं। लॉस इंसेंटिव टू ट्रांसफर? हाँ, ट्रांसफर करने से आपको कोई इंसेंटिव आ ही नहीं रहा है, आप इंसेंटिव लूज कर रहे हो। यस। इफ इंटरनल ट्रांसफर्स आर मेड एट मार्जिनल कॉस्ट, अगर इंटरनल ट्रांसफर को हम मार्जिनल कॉस्ट पे कर देंगे तो कौन सा डिवीजन है जो डिसएडवांटेज हो रहा है, किसके साथ बुरा हो रहा है? ट्रांसफरिंग डिवीजन के साथ, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिल रहा है। 35 में बनाया, 35 में दे दिया, कोई फायदा नहीं हुआ, मेहनत करके बनाया, कुछ नहीं मिला, तो वही उसी के साथ तो डिसएडवांटेज हुआ ना, गलत हुआ। ट्रांसफरिंग डिवीजन या फिर सेलिंग डिवीजन। सेल्स है 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 3 लाख, तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 2 लाख। पीवी रेशियो क्या आएगा? 2 लाख अपॉन 5 लाख, 2 अपॉन 5, 40%। फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो फिक्स्ड कॉस्ट पता है, पीवी रेशियो पता है, वहां से अपने क्या ढूंढ लेंगे? ब्रेक इवन सेल्स। फिर ब्रेक इवन सेल्स में टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। हमारा ब्रेक इवन सेल्स क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, पीवी रेशियो है 40%, 2,50,000। अब टोटल सेल्स हमने की है 5 लाख की, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 5 लाख माइनस 2,50,000, दैट मीन्स 2,50,000 रुपीज मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। फिक्स्ड कॉस्ट 80,000, ब्रेक इवन सेल्स है 2 लाख। इफ सेल्स राइज टू 3 लाख व्हाट इज प्रॉफिट? अगर सेल्स 3 लाख हो जाता है तो प्रॉफिट क्या आएगा? देखिए, ब्रेक इवन सेल्स पे कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होता है, ब्रेक इवन सेल्स पे कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। एकदम लॉजिकली सोचिए, ब्रेक इवन सेल्स, नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर आप सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स। सेल्स कितनी है? 2 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमारा टोटल कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट है 80,000, वेरिएबल कॉस्ट मिल गया 1,20,000। मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पता है, सेल्स पता है। इफ सेल्स राइज टू 3 लाख, सेल्स 3 लाख हो गया। अब चेक करिए कि वेरिएबल कॉस्ट क्या परसेंटेज है सेल्स का। वेरिएबल कॉस्ट है 1,20,000। कब? जब 2 लाख का आप सेल्स करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट है 1,20,000। 1,20,000 बाई 2 लाख, दैट मीन 60%। 60% है ना सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट। आपने 3 लाख का सेल किया, सेल्स है 3 लाख, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या लगेगा? 60%, दैट मीन्स 1,80,000। कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 1,20,000। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए जो कि हमारा 80,000। फिक्स कॉस्ट तो जितना उतना ही लगेगा, 40,000 का प्रॉफिट, बस हो गया। A firm produces 5,000 units at a total cost of 1,50,000. At 6,000 units, total cost is 1,70,000. मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है। याद करिए, हम ओवरहेड चैप्टर में पढ़ते थे, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। इसी से तो वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स। 1,70,000 अब लग रहा है, पहले 1,50,000 लग रहा था। कितने यूनिट्स पे?
पहले हम बना रहे थे 5000 यूनिट्स, अब बना रहे हैं 6000 यूनिट्स। 6000 माइनस 5000, 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला कितने यूनिट्स पे? 1000 यूनिट्स पे। दैट मीन्स 20 रुपीज़ हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। A company gets a special order of 2000 units at 45 each. वेरिएबल कॉस्ट है 40, फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। क्या ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए ना, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ रहा है। 2000 यूनिट्स है, आपको 45 रुपये मिलेंगे, आपके जेब से कितने लगने हैं? 40 लगने हैं। 5 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन आया, 5 इंटू 2000, मतलब आपको तो 10,000 का एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मिल ही रहा है। यस, गिव्स 10,000, 10,000 तो मेरे को मिल ही रहा है। प्रोडक्ट ए सेलिंग प्राइस है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 70। प्रोडक्ट बी सेलिंग प्राइस 80, वेरिएबल कॉस्ट 50। 5000 आवर्स अवेलेबल, व्हाट टू प्रोड्यूस? क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? देखिए कंट्रीब्यूशन क्या आएगा ए में और बी में। ए में कंट्रीब्यूशन आ रहा है 100 की सेलिंग प्राइस, 70 का वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज़, और बी में 80 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस, 50 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज़। दोनों में कंट्रीब्यूशन सेम है, और आर्स कितना लग रहा है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब आप खुद सोचिए, प्रोडक्ट ए में 2 घंटे लगते हैं तो 30 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, प्रोडक्ट बी में 1 घंटे में ही 30 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। मेरा लिमिटिंग फैक्टर है आर्स, मेरे पास सिर्फ 5000 आर्स है, तो मैं क्या बनाऊंगा? प्रोडक्ट बी बनाऊंगा सिर्फ। ए क्यों बनाने जाऊंगा? ए में तो मेरे को आधा कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, 15 रुपीज़ पर आवर का कॉन्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे 30 रुपीज़ पर आवर का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देगा उसको बनाएंगे, बी को, ऑल बी। A company has the following standards: 5 kg of material at ₹10 per kg, actual usage is 6 kg at the rate 9। मटेरियल प्राइस वेरिएंस ढूंढना है। प्राइस वेरिएंस पे अपने क्या देखेंगे? किस प्राइस में खरीदना था वर्सेस हमने किस प्राइस पे खरीदा है। हमें किस प्राइस पे खरीदना था? 10 रुपीज़ पे, हमने खरीदा है 9 रुपीज़ में। अच्छा हुआ, फ़ायदा हो गया। और कितने केजी खरीदे हमने? हमने 6 केजी खरीदा है, तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है 6 केजी के ऊपर, मतलब 6 रुपीज़ फेवरेबल। Standard cost of variable overhead is ₹5 per hour. Standard hours allowed for actual production 1000 hours. Actual hours worked 1100 hours. Actual overhead है 5600. Calculate variable overhead spending variance. Spending variance में हम क्या देखेंगे कि मेरे को जो एक्चुअली में काम हुआ उसका मैं क्या ओवरहेड देता एज पर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं पैसे देता 5 इंटू 1100, मतलब 5500 देता। मैंने क्या पे किया? मैंने पे किया 5600, कि एक्चुअल ओवरहेड है 5600। 100 रुपीज़ मैंने ज़्यादा पे कर दिया, 100 रुपीज़ एडवर्स। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 500 यूनिट्स, स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट इज 2 kg at the rate 4 per kg, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड इज 1100 kg। स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या यूज़ होना चाहिए था? 500 यूनिट्स है और हर यूनिट के लिए 2 kg, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से 1000 kg यूज़ होना था। मैंने यूज़ किया 1100 kg एट द रेट 3.8। कैलकुलेट मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज चेक करना है। तो यूजेज में हम क्या देखते हैं? कितना यूज़ करना था वर्सेस हमने कितना यूज़ किया है। हमें कितना यूज़ करना था? 1000 kg, हमने यूज़ कर दिया 1100 kg। रेट से यहाँ मतलब नहीं है, रेट सेकेंडरी है, तो रेट हम स्टैंडर्ड लेंगे 400 एडवर्स। अ कंपनीज फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 10 per hour. Standard hours allowed for actual production 500 hours. Actual fixed overhead incurred was 5200. Calculate fixed overhead spending variance. फिर से भाई स्पेंडिंग वेरिएंस में हम क्या देखेंगे? कितना मेरे को पेमेंट करना था एक्चुअल का अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 10 रुपीज़ में देता पर आवर का, और एक्चुअल 500 आवर्स है, 500 इंटू 10, दैट मीन्स 5000 रुपीज़ मेरे को देना था। मैंने पे किया 5200, और जब मैंने 5200 पे किया तो 200 ज़्यादा पे कर दिया, 200 एडवर्स। Standard variable overhead rate is 4 per hour. Standard hours allowed are 500 hours. Actual hours worked are 550 hours. Actual variable overhead है 2300. Calculate variable overhead efficiency variance. जैसे लेबर के लिए एफिशिएंसी वेरिएंस देखते तो वैसे ही ओवरहेड के लिए देखेंगे। तो हमें क्या देखना है एफिशिएंसी में, कि हमें कितना समय दिया गया करने के लिए वर्सेस हमने कितना समय लिया। तो टाइम हमें अलाउ किया गया था 500 आवर्स, हमने ले लिया 550 आवर्स, ज़्यादा ले लिया स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से, तो 4 रुपीज़ हमारा स्टैंडर्ड रेट है। -50 इंटू 4, 200 एडवर्स। 50 आवर्स हमने ज़्यादा लिया 4 रुपीज़ के हिसाब से, 200।
विच वेरियंस अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस? एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस की वजह से क्या आएगा? प्राइस वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस। लेबर एफिशिएंसी वेरियंस इंडिकेट्स, अभी जस्ट बताया एफिशिएंसी वेरियंस में हमें क्या देखना रहता है कि हमें कितना टाइम दिया गया काम करने के लिए, दैट इज टाइम अलाउड, वर्सेस हमने कितना टाइम लिया, टाइम एक्चुअली टेकन। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्टैंडर्ड वेजेस नहीं, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, हाँ कि एक्चुअल आवर्स क्या है और स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेवरेबल वेरियंस? एक्चुअल कॉस्ट मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ज़्यादा लग गया है स्टैंडर्ड से, फेवरेबल कैसे होगा? नहीं। एक्चुअल कॉस्ट लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, हाँ एक्चुअली में कम लगा है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टैंडर्ड कॉस्ट मोर देन एक्चुअल कॉस्ट, तो दोनों तो बात सेम ही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा एक्चुअल कॉस्ट कम है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही है, एम्बिग्यूटी है, कुछ भी आप मार्क कर सकते हो, दोनों ही पॉइंट राइट है। ओवरहेड वेरिएंसेस आर क्लासिफाइड इनटू, दो है, फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। What type of standard assumes no efficiency and perfect conditions? कोई efficiency नहीं है, condition perfect एकदम, मतलब सब कुछ ideal है, ideal standard। How often the standards usually revised? इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, जैसे जैसे आपको लगता है कि स्टैंडर्ड्स को बदल लेना चाहिए, नेसेसरी है, हम बदल लेते हैं। एवरी मंथ नहीं, एनुअली नहीं, ओनली व्हेन एक्चुअल कॉस्ट चेंज नहीं, एट रेगुलर इंटरवल्स बेस्ड ऑन चेंजिंग कंडीशन, हाँ रेगुलरली जैसे जैसे कंडीशन चेंज हो रहा है अपने स्टैंडर्ड्स को बदलते रहो। What is the effect of an adverse material usage variance? मटेरियल यूजेज वेरियंस है एडवर्स, मतलब हमने ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया, जितना हमें करना चाहिए था उससे ज़्यादा यूज़ किया। इंक्रीज्ड मटेरियल कॉस्ट, यस मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा आएगा ना, मेरे को 50 kg यूज़ करना था, मैंने 60 kg यूज़ कर लिया, तो 10 kg का एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरे पे आएगा ही, इंक्रीज मटेरियल कॉस्ट। अ कंपनी बजट सेल्स एट 10,000 यूनिट्स एट द रेट 20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 12 पर यूनिट, दैट मीन्स 8 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 10,000 इंटू 8, 80,000। फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे 40,000, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट गया, प्रॉफिट आ जाएगा 40,000, एकदम सिंपल। इन अ फ्लेक्सिबल बजट फिक्स्ड कॉस्ट आर 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000, एट 5,000 यूनिट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 50,000, 5,000 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट टोटल 50,000 है, मतलब पर यूनिट क्या है 10 रुपये, 5,000 यूनिट्स पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 50,000, तो पर यूनिट 10 रुपीज़ है। टोटल कॉस्ट एट 6,000 यूनिट, 6,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6,000 इंटू 10 60,000 प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000, सब मिला के 90,000 लगा, हो गया। बजटेड प्रोडक्शन है 1200 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक है 100, क्लोजिंग स्टॉक है 300, सेल्स क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स मिल जाएगा, ओपनिंग है 100 प्लस करेंगे प्रोडक्शन 1200 लेस क्लोजिंग 300, क्या आएगा ये 1000 यूनिट्स। सब इतने इजी क्वेश्चन है, बताइए। सेल फोरकास्ट फ्रॉम जैन टू मार्च 60,000 80,000, ये सब गिवन है। 30% सेल्स आर कैश, 70% आर क्रेडिट कलेक्टेड इन नेक्स्ट मंथ। व्हाट आर द टोटल रिसिट्स इन मार्च? टोटल रिसिट्स इन मार्च, तो मार्च में टोटल रिसिट्स क्या हो सकता है, सोचिए। मार्च में तो जो कैश सेल करेंगे वो कैश आएगा, और साथ ही साथ जो पिछला मंथ का क्या लिखा हुआ है कि 70% क्रेडिट में बेचते हैं जो नेक्स्ट मंथ मिलता है, तो फरवरी में जो क्रेडिट में बेचा होगा उसकी रियलाइजेशन कब होगी, मार्च में। फरवरी में मैंने क्रेडिट में कितना सेल किया है 70%, फरवरी का सेल है मेरा, एक स्टेटमेंट बना के करते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल, जैन टू मार्च है, अप्रैल नहीं है। 60 80 1 लाख, 60,000 80,000 1 लाख, जैन फेब मार्च तीनों मिल गए। अब इसमें कैश सेल कितना है, कैश सेल है हमारा 30%, 18,000, फेब का ये 24,000 और मार्च का 30,000, ये तो कैश में उसी समय मिल गया। अब क्रेडिट
क्रेडिट सेल है हमारा 70%, 60,000 का 70% 42,000। ये कब मिलेगा? ये मिलेगा फरवरी के महीने में। फिर यहाँ पे हमारा 70% 56,000 ये मिलेगा मार्च में। तो मार्च में टोटल क्या मिला? एक तो ये 30,000 मिला और ये 56,000 मिला। 30,000 प्लस 56,000 दैट इज 86,000। तो कैश रियलाइजेशन हुआ 86,000। सेल्स फोरकास्ट है 5 लाख, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक है 20% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक है 40,000, नेक्स्ट मंथ सेल है 6 लाख। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, अपना फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक से सेल्स मिलता है। सेल्स गिवन है 5 लाख। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है जो भी नेक्स्ट मंथ का सेल है उसका 20%। नेक्स्ट मंथ का सेल गिवन है 6 लाख, तो 6 लाख का 20% दैट इज 1,20,000। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहने वाला है। प्रोडक्शन पता नहीं क्या है, ओपनिंग स्टॉक लेकिन पता है, ओपनिंग स्टॉक है 40,000। तो वही बैक कैलकुलेशन से चलेंगे। 5 लाख में 1,20,000 प्लस करेंगे, जब माइनस करना था तो बैक में क्या होगा? प्लस 5 लाख प्लस 1,20,000 माइनस 40,000 5,80,000। तो ये 5,80,000 जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है, यही हमारा प्रोडक्शन है 580। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज अ समरी बजट ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल बजट? बजट समरी बजट किसे कहते हैं? मास्टर बजट को। अ फ्लेक्सिबल बजट इज प्रेफर्ड टू अ फिक्स्ड बजट बिकॉज, फिक्स्ड बजट में क्या खामी है, क्या डिसएडवांटेज है जिसको फ्लेक्सिबल पूरा करता है? फिक्स्ड बजट क्या स्टैटिक है, हम चेंज नहीं कर सकते एक्टिविटी के हिसाब से, बट फ्लेक्सिबल को चेंज कर सकते हैं। एज्यूम्स अ कांस्टेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर, नहीं। अलाउज बजट कंपैरिजंस एट वेरियस लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, हाँ अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो ईच पीरियड रादर देन एडजस्टिंग प्रायर पीरियड्स? कौन सा बजट है जो जीरो से शुरू होता है, स्क्रैच से शुरू होता है? जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB। रोलिंग बजट्स आर कैटेगराइज्ड बाय, रोलिंग बजट में क्या होता है? रोल होते रहता है, वो होराइजन चेंज करते रहता है अपना। बीइंग प्रिपेयर्ड ओनली वंस अ ईयर, नहीं। हैविंग नो फिक्स टाइम होराइजन, नहीं। ऑलवेज शिफ्टिंग द बजट होराइजन फॉरवर्ड, हाँ हर बार बजट होराइजन को फॉरवर्ड भेजते रहता है। रोल कर रहा है ना, आगे रोल हो रहा है तो फॉरवर्ड होराइजन में भेजते रहता है। अब परफॉर्मेंस बजट एम्फेसाइजेस, परफॉर्मेंस बजट क्या एम्फेसाइज करता है? क्लासिफिकेशन बाय फंक्शंस ओनली, नहीं। कॉस्ट सेंटर्स, नहीं। लिंकेज बिटवीन इनपुट एंड प्रोग्राम गोल्स, हाँ कि हमने जो गोल सेट्स किया है उसका इनपुट के साथ क्या रिलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल बजट? सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, परचेज बजट है, मास्टर बजट नहीं है। मास्टर बजट तो समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स है। बेंचमार्किंग इन बजटरी कंट्रोल रेफर्स टू, बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्री में बेस्ट काम कर रहा है उसको हमने सेट कर दिया एज अ यार्डस्टिक। अब हम उसके हिसाब से अपने आप को मेजर करेंगे, वो मेरा बेंचमार्क है, वो मेरा आइडियल है। अब मैं जो करूँगा उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से अपने आप को मैं मार्क करूँगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो इंडस्ट्री में जो सबसे अच्छा काम कर रहा है उससे अपने आप को कंपेयर करना, दिस इज बेंचमार्किंग। सेटिंग बजट्स यूजिंग पास्ट ईयर ओनली, नहीं। कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद बेस्ट इन क्लास, हाँ जो बेस्ट इन क्लास है उससे अपना परफॉर्मेंस कंपेयर करो। विच कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट इन फ्लेक्सिबल बजट? कौन सा कॉस्ट है जो कांस्टेंट रहेगा पर यूनिट? हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहता है और फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड पर यूनिट फिक्स्ड रहेगा वेरिएबल कॉस्ट। विच इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड? कैश बजट इनफ्लोज आउटफ्लोज प्रॉपरली है, कैश बजट से ही तो पता चलता है क्या इनफ्लो हुआ क्या आउटफ्लो हुआ। कैपिटल बजट से फिक्स्ड एसेट के बारे में पता चलता है, मास्टर बजट से ओवरऑल के बारे में पता चलता है। फ्लेक्सिबल बजट फिक्स्ड फॉर ऑल एक्टिविटी, गलत। फ्लेक्सिबल बजट तो क्या है? फ्लेक्सिबल है, नाम में फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब वो चेंज होते रहेगा अलग अलग एक्टिविटी के साथ। इन जीरो बेस्ड बजटिंग यूनिट्स मस्ट, यूनिट क्या करेगा? एक्सेप्ट प्रीवियस बजट, नहीं स्क्रैच से बनता है। जस्टिफाई ऑल एक्सपेंडिचर, हाँ सारे एक्सपेंडिचर को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये क्यों लिखा है आपने। फोरकास्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम बजटिंग इन दैट, फोरकास्टिंग और बजटिंग में क्या डिफरेंस है? फोरकास्टिंग इज बाइंडिंग वाइल बजटिंग इज नॉट, नहीं। बजटिंग इज एसेंशियली प्रोडक्शन वाइल फोरकास्टिंग इज कमिटमेंट, नहीं। फोरकास्टिंग इज एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स
बजटिंग इज अ प्लान कमिटमेंट बेस्ड ऑन दैट एस्टिमेट. यस, फोरकास्टिंग में हम एक एस्टिमेट सेट करते हैं और फिर एस्टिमेट के हिसाब से हम बजट बनाते हैं. तो जो बजट बना रहा है दैट इज बजटिंग और जो एस्टिमेशन कर रहा है दैट इज फोरकास्टिंग. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज अ डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर इज कैलकुलेटेड एज. कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं और ऑपरेटिंग एसेट्स देखते हैं. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, नेट प्रॉफिट डिवाइड नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स. फॉर्मूला याद, एकदम ईजी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट? सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएट प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ डिवीजन. यस, हर एक डिवीजन की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करना. इसी में नाम से ही समझ में आ रहा है ना, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट. डिवीजन के परफॉर्मेंस को मेजर करना है, मतलब इवैल्यूएट करना है हर डिवीजन के परफॉर्मेंस को. दैट मीन्स उसके एफिशिएंसी को, उसके प्रॉफिटेबिलिटी को. रेसिडुअल डिफर्स फ्रॉम आरओआई इन दैट मेजर्स एब्सोल्यूट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग अ चार्ज फॉर कैपिटल कॉस्ट. हाँ, रेसिडुअल इनकम में हम क्या करते हैं? जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको रिड्यूस करते हैं ना अपने प्रॉफिट में से, तो यही होगा. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. यही पहला ही है फॉर्मूला, एकदम सीधा सीधा. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नोपैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, खत्म. द डुपॉन्ट एनालिसिस ब्रेक्स डाउन आरओआई इनटू. आरओआई को किस में ब्रेक करता है? प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर में. डिवीजन ए हैज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 lakhs, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स है 1 crore. तो डिवीजन ए की आरओआई क्या होने वाली है? 20 lakhs आपने कमाए, 1 crore रुपीस का प्रॉफिट, 1 crore के एसेट्स से. तो 20 lakhs डिवाइडेड बाय 1 crore, 1 crore मतलब 100 lakhs, 20%. डिवीजन बी में 15 लाख रुपए कमाया, एवरेज एसेट्स कितने? 75 लाख के, 75 lakhs के. मैंने 15 लाख रुपीस कमाए 75 लाख के एसेट के हेल्प से. यहाँ पे भी 20% है. तो ए और बी दोनों 20% है, कोई हायर नहीं है. डिवीजन ए डिवीजन बी दोनों 20%. डिवीजन एक्स हैज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 30 lakhs, ऑपरेटिंग एसेट्स ऑफ 1.5 crore, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%. रेसिडुअल इनकम निकालना भी बताया था. रेसिडुअल इनकम के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस कर दीजिए. प्रॉफिट है 30 lakhs, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा? 1.5 crore का 15%, 150 lakhs का 15% करिए. 30 lakhs माइनस 22.5 lakhs, 7.5 lakhs हो गया. डिवीजन सी सेल्स आर 50 lakhs, 50 लाख रुपए का सेल हुआ है. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8 lakhs, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स 40 lakhs. कैलकुलेट आरओआई. आरओआई निकालना है तो आरओआई का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा 8 लाख, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स है 40 लाख. तो 8 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 1/5, 20%. डिवीजन डीज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 12 lakhs, नोपैट है 12 lakhs का. कैपिटल चार्ज 18% ऑन 50 lakhs कैपिटल एम्प्लॉयड. 50 lakhs पे 18%, 9 lakhs. 12 लाख माइनस 9 लाख, 3 लाख रुपीस का वैल्यू एडिशन हो गया, एकदम सिंपल. डिवीजन क्यू आरओआई इज 18%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%. शुड डिवीजन क्यू एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट विद एन आरओआई ऑफ 14%? हाँ, मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट कर लो ना. मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 12%, आरओआई है 14%, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो ज़्यादा मिल रहा है, एक्सेप्ट करो ना भैया. यस, बिकॉज प्रोजेक्ट आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मेरे जेब से लगना है 12%, मेरे को मिलेगा 14%, तो 2% एक्स्ट्रा मिल तो रहा है, मैं कमा तो रहा हूँ, तो एक्सेप्ट करो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? कॉस्ट सेंटर होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है और एक और रेवेन्यू सेंटर होता है. ये टैक्स सेंटर तो पता नहीं होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में क्या सही नहीं है? इंकरेजेस अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल सही है. हेल्प्स इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, बिल्कुल सही है. एलिमिनेट्स ऑल कॉस्ट वेरिएंसेस, नहीं, वेरिएंस तो होगा ही, चाहे फेवरेबल हो चाहे एडवर्स हो, वेरिएंस होगा, एलिमिनेट नहीं हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल. इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कंट्रोलेबल कॉस्ट आर, कौन से होते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट? वो कॉस्ट जिन पे मैनेजर का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो, कॉस्ट ओवर विच द मैनेजर हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस.
प्रॉफिट सेंटर मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए, क्योंकि रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों ही प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, तो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अलाउज मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस ऑन एसेट्स एम्प्लॉयड एज वेल एज प्रॉफिट्स, एसेट्स प्रॉफिट दोनों को देखना है, इन्वेस्टमेंट सेंटर। विच डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियन एज्यूम्स दैट डिसीजन मेकर इज एक्सट्रीमली रिस्क एवर्स, मतलब डरता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो वो क्या देखेगा कि मेरे को मिनिमम कितना हो सकता है, मेरे को मिनिमम गेन कितना हो सकता है, मिनिमम निकालेगा पहले, फिर मिनिमम में से मैक्सिमम देखेगा कि मैक्सिमम मैं इतना कमाऊंगा। अगर एकदम रिस्क एवर्स है तो वो क्या सोचेगा कि मिनिमम ये गेन हो सकता है मेरे को। सपोज करिए कि आपको बहुत सारे सर्टेनिटीज़ में, बहुत सारे सिचुएशन में अलग अलग प्रॉफिट दिए, तो पहले देखिए मिनिमम कितना कमा सकते हैं हर सिचुएशन में। सिचुएशन ए बी सी 3 सिचुएशन है, मिनिमम 10,000, इसमें मिनिमम आया 20, इसमें आया मिनिमम 30। अब इन सब का मैक्सिमम देख लीजिए 30, मतलब वो पहले से ही सोच के चल रहा है कि मैं मैक्सिमम 30 ही कमाऊंगा, मैक्सिमम 30 कमाऊंगा, तो वो तो सर्टेन है ना कि मैक्सिमम तो अगला 30 कमा ही सकता है, डरपोक है, क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है 10, 20, 30, उसमें से वो देख रहा है कि मैं मैक्सिमम क्या कमा सकता हूँ, मैक्सिमम पे तो जा ही नहीं रहा है। तो रिस्क एवर्स से तो मैक्सी मिन, पहले मैंने देखा कि मैं मिनिमम कितना कमाऊंगा, फिर मिनिमम में से देखा मैक्सिमम ये कमा सकता हूँ। सपोज करिए ना कि आप 3 सिचुएशन है, 1 2 3 ABC, 50,000, 40,000, 90,000। आप तीनों में से पहले मिनिमम देखिए, ABC मैं मिनिमम कितना कमा सकता हूँ, 10, 20, 30। अब इसमें से मैक्सिमम देखा कि मैं मैक्सिमम 30 कमाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन 1 लाख रुपए तक का कमाने का भी है, लेकिन मैं पहले से ही डरपोक हूँ, मैं सोच के चल रहा हूँ कि मैं 30,000 ही कमाऊंगा। मैंने ये सोच लिया है कि मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी है, मैंने रखा है कि 30,000 ही कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं डर रहा हूँ। रिस्क एवर्स मैक्सिमम को फॉलो करता है। मैक्सी मैक्स क्राइटेरियन, अब इसी में मैक्सी मैक्स पे चलते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि सब में मैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। ए में गया तो 70, बी में आया तो 1 लाख और सी में आया तो 90,000। अब इनमें से भी सबसे ज़्यादा 1 लाख, मतलब 1 लाख मैक्सिमम है और मैं 1 लाख ही कमाऊंगा। तो मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोच रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही दुनिया को अच्छा समझ रहा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक। मिनीमैक्स रिग्रेट, मिनीमैक्स रिग्रेट में हम क्या करते थे, सब में से माइनस करते थे, याद है? मैक्सिमम पे ऑफ नहीं, मैक्सिमम लॉस रिलेटिव टू द बेस्ट पे ऑफ इन ईच स्टेट। हाँ, लॉस रिलेटिव निकालते थे सब्ट्रैक्ट करके। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज कैलकुलेटेड बाई, कैसे कैलकुलेट होता था ये तो याद ही होगा, प्रोबेबिलिटी के साथ वो मल्टीप्लाई कर देते थे हम हमारे इनफ्लोस को, मल्टीप्लाइंग द पे ऑफ बाय द प्रोबेबिलिटी एंड समिंग फॉर ऑल स्टेट्स। यस, प्रोबेबिलिटी के साथ पे ऑफ को मल्टीप्लाई करते थे, फिर लास्ट में टोटल कर लेते थे। Which of the following decision rules is suitable when probabilities of states of nature are unknown and decision maker is neutral? न्यूट्रल है डिसीजन मेकर, तो वो सबको क्या करेगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी देगा, लैप्लेस क्राइटेरियन। इन डिसीजन थ्योरी अ पे ऑफ टेबल शोज, पे ऑफ टेबल क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टेट्स ऑफ नेचर, आउटकम्स फॉर ईच ऑल्टरनेटिव अंडर ईच स्टेट ऑफ नेचर। यस, कि क्या आउटकम आएगा मेरे को हर ऑल्टरनेटिव में अंडर ईच स्टेट ऑफ नेचर। लैप्लेस क्राइटेरियन अज्यूम्स, अभी जस्ट ऊपर किया, लैप्लेस क्राइटेरिया क्या अज्यूम करता है कि सबकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल है। डिसीजन मेकर इज पेसिमिस्टिक नहीं, डिसीजन मेकर असाइंस इक्वल प्रोबेबिलिटीज टू ऑल स्टेट्स ऑफ नेचर। हाँ, डिसीजन मेकर न्यूट्रल है, डिसीजन मेकर इज न्यूट्रल। अ डिसीजन ट्री इज यूजफुल बिकॉज इट, डिसीजन ट्री में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी वो ब्रेक कर देता है और आसान बना देता है। सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाय स्ट्रक्चरिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड आउटकम सीक्वेंशियली। यस, सेंसिटिविटी एनालिसिस इन डिसीजन थ्योरी हेल्प्स टू, सेंसिटिविटी एनालिसिस किस लिए काम आता है, इवैल्यूएट हाउ चेंजेस इन प्रोबेबिलिटीज और पे ऑफ्स अफेक्ट द डिसीजन। हाँ, कि प्रोबेबिलिटी या फिर पे ऑफ में चेंज आने से हमारे डिसीजन में क्या चेंज आता है, यही तो सेंसिटिविटी एनालिसिस है। सही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये तो कितनी बार आ गया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि मैं क्या डिसीजन लेता विथ परफेक्ट नॉलेज,
लेस क्या डिसीजन लेता, विदाउट परफेक्ट नॉलेज, मतलब अनसर्टेनिटी में क्या डिसीजन लेता और परफेक्ट नॉलेज के साथ क्या डिसीजन लेता, दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, यही तो है। नहीं, द मैक्सिमम अमाउंट अ डिसीजन मेकर वुड पे टू एलिमिनेट अनसर्टेनिटी, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, कि मैक्सिमम मैं क्या अमाउंट देने को तैयार हूँ अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए। सपोज करिए कि मेरे को 100% जब इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं 1 लाख रुपीज़ कमाऊंगा, और जब अनसर्टेन हूँ तो 70,000 कमा रहा हूँ, तो क्या मैं 40,000 दे दूंगा? मेरे से कोई बोलेगा कि मैं तुमको 100% इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ तो उसके लिए मेरे को 40,000 दो, तो क्या आप दीजिएगा? आप नहीं दीजिएगा ना, क्योंकि अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन जब आपके पास है तो आप 70,000 कमा रहे हो। 100% इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा तो आप 1 लाख कमाओगे, 30,000 आप एक्स्ट्रा कमाओगे। 30,000 के बजाय आपसे कोई 40 मांग रहा है, 30,000 आप कमाने वाले हो, उसमें से ही आपको कोई बोल रहा है मेरे को 40 दे दो, तो पॉसिबल है, लॉस हो जाएगा ना, तो वो काम हम नहीं करेंगे। मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम 30 दे देंगे कि चलो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जितना तुमसे इन्फॉर्मेशन मिला पूरा तुम उससे जो भी पैसा एक्स्ट्रा है तुमको मिल गया, तो मैक्सिमम तो 30 दे सकता हूँ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यही तो है हमारा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस सीरीज में हमने कॉस्ट और एमए दोनों के जितने भी नए एमसीक्यूज ऐड हुए हैं उन सबको कर लिया। बाकी जो पुराना एमसीक्यू मैराथन है हमारा, उसमें हमने ऑलरेडी जो जून 25 तक है वो कवर अप ऑलरेडी करवा दिया है, कुछ भी उसमें नया है नहीं, तो इसके लिए वापस उधर मेहनत करके आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। अगर आप लोगों ने उस एमसीक्यू मैराथन को ऑलरेडी देख लिया तो सिर्फ नया पार्ट देखिए ना, पुराना पार्ट देख के तो कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।